बहुत सारी स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर, राइट। उनको लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Sleepy classes has been a part of the journey from the very starting. I used to follow that 1 minute series plus the daily 5 questions that you put. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। हेलो, मेरा नाम स्वस्तिक यदुवंशी है। इस साल की IFOS 2023 परीक्षा में मुझे तीसरा रैंक हासिल हुआ and it has been a long journey of hard work and fortunately I could clear the exam this time. पहले मैं एग्ज़ाम की ही बात करता हूँ कि ये कैसे डिफरेंट है CSC से। इसका प्रीलिम स्टेज तो कॉमन होता है बट यूजुअली प्रीलिम में इसका कट ऑफ 10 से 20 नंबर की रेंज में ज़्यादा रहता है CSC से। एंड फिर उसके बाद देयर इज द मेन स्टेज जो कि डिफरेंट होता है CSC के मेन स्टेज से, बिकॉज ये टेक्निकल सर्विस है। इसमें आपके पास पहले से अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट रहा है कॉलेज में या आपने कोई साइंस टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड डिग्री करी है तो ही आप ये एग्ज़ाम या फॉर्म फिल कर सकते हैं IFOS का। एंड इस रीज़न की वजह से 2 ऑप्शनल्स हमें चूज करने पड़ते हैं जो साइंस से एसोसिएटेड होते हैं। जनरली इसमें नैरो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होता है, थोड़ा ऑप्शनल चूज करने के लिए। जैसे मेरे ऑप्शनल्स थे जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री, जबकि CSC में मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल था। तो हाँ, बाकी सारे इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोर ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इसमें से हम चूज कर सकते हैं। बाकी लास्ट स्टेज इंटरव्यू भी सिमिलर होता है CSC की तरह, बट इसमें मार्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं इंटरव्यू में एंड इट इज़ एज क्रिटिकल जैसे CSC में इंटरव्यू क्रिटिकल होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है पैटर्न में। एंड मेंस में स्पेसिफिकली जो पेपर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल्स के ईच मतलब पेपर होता है। जियोलॉजी के जैसे 2 पेपर हुए, फॉरेस्ट्री के 2 हुए, और उसके अलावा GS का एक कंबाइंड पेपर होता है एंड इंग्लिश का एक पेपर होता है। तो हमें GS में पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स, इन 4-5 सेक्शन से क्लस्टर में क्वेश्चंस मिलते हैं और 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमें वही 3 घंटे में अटेम्प्ट करने होता है। तो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। एथिक्स एंड एथिक्स जैसे इसमें नहीं प्रिपेयर करना होता, तो कुछ एक्सक्लूडेड भी है CSC में। और जैसे कि मैंने बोला 4 GS के पेपर नहीं होते, 1 ही होता है। एंड इंग्लिश इसमें क्वालिफाइंग नहीं होता, उसका भी स्कोर काउंट होता है। तो ये इन टर्म्स ऑफ पैटर्न डिफरेंस है एग्जाम में। एंड जैसे मैंने बोला इन क्रूड टर्म्स ये थोड़ा साइंटिफिक से ज़्यादा आई थिंक टेक्निकल सर्विस है। सो थोड़ा आई थिंक इंटरव्यू में शायद थोड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट या एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड हो। तो ये लार्जली पैटर्न के बारे में है। फिर इसके बाद मैंने जैसे ऑप्शनल्स की बात की, तो इसमें ऑप्शनल्स साइंस से एसोसिएटेड लेने होते हैं, लिमिटेड नंबर होता है। एंड दिस इज अबाउट द पैटर्न एंड ऑप्शनल्स लार्जली। और इसकी तैयारी हम बाकी साथ में भी कर सकते हैं, पर जनरली प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है प्रीलिम में उतना स्कोर लाने में, या आपके पास सही गाइडेंस हो तो आप इनिशियल फ्यू अटेम्प्ट्स में ही उतना स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में, वरना 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं। जैसे मुझे भी 3rd फॉरेस्ट के अटेम्प्ट में मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस लिखने का मौका मिला। उससे पहले मैं प्रीलिम्स फॉरेस्ट सर्विसेज का नहीं क्लियर कर पाया था। तो हाँ, तो इसमें अगर गाइडेंस अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं साथ में प्रिपेयर। और आपका कोई साइंस ऑप्शनल CSC में भी है, इसमें भी है, तो उसका फायदा रहता है क्योंकि वो आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी अगर हाँ डिफरेंट ऑप्शनल हो जैसे मेरा था, तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है,
वेरी वेल प्लान्ड शेड्यूल होना चाहिए उन 2 महीनों के लिए। CSC मेंस के बाद जो सितंबर में होता है आपका, फॉरेस्ट मेंस जनरली नवंबर एंड में होता है, तो 2 ऑप्शनल्स आपको वेल प्लान्ड तरीके से करने होते हैं, जिसके लिए गाइडेंस आई थिंक एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जरूरी होती है। सो या आप अगर चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो आप साथ में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन। समहाउ देयर इज लेस अवेयरनेस इस सर्विस के बारे में, जैसे मुझे भी ओवर टाइम वैल्यू समझ आई और फिर मैंने अटेम्प्ट किया। फिर ऑप्शनल चूज करने की बात जहां तक है, तो इसमें ऑप्शनल अगर आपके पास चॉइस है और आपका इंटरेस्ट है या एकेडमिक बैकग्राउंड है पहले इंजीनियरिंग का या किसी भी साइंस एसोसिएटेड ऑप्शनल का, तो आप वो लेना सही रहता है अगर आप दोनों साथ में देना चाहते हैं, CSC और फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम। बाकी चॉइस आई थिंक 2-3 पैरामीटर्स पे होनी चाहिए। जनरली वैसे बोला जाता है कि इंटरेस्ट होना जरूरी है ऑप्शनल चूज करने में। आई थिंक वो 2nd, 3rd पैरामीटर हो सकता है, बट आई थिंक क्योंकि एग्जाम है और इसको क्लियर करना है, तो प्रैक्टिकली आई थिंक ये ज्यादा सही रहता है कि कौन सा स्कोरिंग ऑप्शनल है, किसके लिए आपको गाइडेंस अवेलेबल है, एंड टॉपर्स का एडवाइस नोट्स रेडिली अवेलेबल हैं जिसको आप जल्दी से प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं। बट हाँ, इंटरेस्ट भी जरूरी है क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार इतना शायद ना पढ़ पाए। बट फर्स्ट क्राइटेरिया आई थिंक प्रैक्टिकली यही होना चाहिए कि कितनी जल्दी तैयारी करके आप उसे यूज कर पाए एग्जाम में टू गेट गुड मार्क्स एंड क्लियर द एग्जाम। मतलब ऐसे 5 ईयर प्लान नहीं होना चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए एग्जाम साइकिल में, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करना चाहिए। तो ऑप्शनल की चॉइस का यही क्राइटेरिया मेरी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। एंड बाकी जियोलॉजी फॉरेस्ट्री मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई ये कॉमनली टेकन ऑप्शनल्स हैं, स्कोरिंग है, इनके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, एंड जैसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो जियोलॉजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड था मेरा एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, तो इसलिए मैंने जियोलॉजी लिया। एंड फॉरेस्ट्री तो एनीवे कोर सब्जेक्ट है बिकॉज द सर्विस इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये रीजंस थे मेरी ऑप्शनल की चॉइसेस के। एंड या आप भी सोच समझ के ढंग से ऑप्शनल चूज करिए बिकॉज इट डिसाइड्स योर रिजल्ट इन द एग्जाम। एज फार एज द वेकेंसीज आर कंसर्न जनरली, तो इसमें क्योंकि एक ही सर्विस है वेकेंसी कम होती है। इसमें 1-2 साल से 150 वैकेंसीज नोटिफिकेशन में आ रही हैं, जो कि ज्यादा है गोइंग बाय पास्ट ट्रेंड्स। उससे पहले क्लोज टू 110-120 इसके आसपास सीट्स रहती थी। तो इट्स गुड, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए एस्पिरेंट्स के लिए कि हम क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, एंड दिस बीइंग अ वेरी गुड सर्विस एंड ऑल इंडिया सर्विस, सो इसके लिए भी हम विद दीज मोर अपॉर्चुनिटीज ढंग से प्रिपेयर करके क्लियर कर सकते हैं। सो वैकेंसीज बढ़ना हमारे एडवांटेज में। सो बाकी मेरी स्ट्रैटेजी जो इस एग्जाम में रही क्लियर करने की स्टार्ट टू फिनिश, प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स पे काफी मेहनत की और फोकस किया। जैसे इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी को कंबाइन करके पढ़ा, उसमें जो मैंने पहले पास्ट ईयर्स में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे वो कॉन्टिन्यूसली एवरी साइकिल ऑफ द एग्जाम में मैंने रिवाइज किए। इस बार के सेक्शनल टेस्ट एनवायरनमेंट के री अटेम्प्ट किए 2-3 बार। सो उससे मेरा स्कोर काफी बढ़ा एंड स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट में, एंड आई थिंक उसमें थोड़ी लीड मिल जाती है अगर आप इन्वायरमेंट में मेहनत करें, क्योंकि एटलीस्ट आई थिंक 20 क्वेश्चंस तो आते हैं और ज्योग्राफी के साथ कंबाइन कर दें तो इवन मोर देन 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर एक ऑफन हम एज एन एस्पिरेंट निग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसे भी मैंने ढंग से प्रिपेयर किया। बेसिक एनसीईआरटी बुक्स नई वाली जो 11th-12th की हैं एंड जो पुरानी एनसीईआरटी बुक्स थी एंशिएंट और मिडीवल की, उनको यूज करके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे 1 नोट पे,
and I think that was the most क्रिटिकल एलिमेंट जो मैंने ऐड किया अपनी प्रिपरेशन में एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को लेके। तो उससे मैं बहुत जल्दी मतलब विद इन हाफ अ डे रिवाइज कर पाता था उसे, उन नोट्स को, एंड क्लोज टू द एग्जाम भी, क्योंकि इसमें मेमोरी मतलब आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाती अगर उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं करते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, एंड देन आई थिंक एक एक्सेल शीट बना के हैविंग अ वेरी एविडेंस बेस्ड और एनालिटिकल तरीका प्रीलिम्स एग्जाम अटेम्प्ट करने का, कि एक एक टेस्ट जो दिया उसमें एनालाइज किया, मतलब 3 साइकिल्स में अटेम्प्ट करके एक टेस्ट को, कि पहले ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो आते थे, फिर जिसमें डाउट है थोड़ा, एंड लास्ट में जो मतलब सॉर्ट ऑफ अ गेस, एन एजुकेटेड गेस आप लेते हैं। तो ऐसे 3 साइकिल्स में अटेम्प्ट करके एक टेस्ट को, मतलब मेरे को ये आइडिया लगा, और उस डेटा को एक एक्सेल शीट में उतार के, कि मैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच साइकिल में कितने करता हूँ, और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ओवर टाइम डिफरेंट टेस्ट में मेरे कितने सही होते हैं। तो उससे मेरे को एक सॉर्ट ऑफ गोल्डन रेंज मिल गई, जिसके हिसाब से मैंने फिर प्रीलिम्स में भी अटेम्प्ट किया कि अगर मैं 85 to 90 अटेम्प्ट करता हूँ और ईच साइकिल में इतने इतने क्वेश्चंस रहते हैं, तो स्कोर थोड़ा मेरे कंट्रोल में रहता है। तो ये प्रीलिम्स के बारे में मेरी स्ट्रैटेजी रही। मेंस में आई थिंक मेंस में इस बार मैंने दूसरी बार मेंस लिखा था, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था ओवरऑल, एंड 2nd मेंस था, और मैंने इस बार सिर्फ IFOS की ही तैयारी करी। तो ऑप्शनल मैंने काफी मेहनत करके ढंग से टाइम लगा के प्रिपेयर किया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो PYQs ही थे। फॉरेस्ट्री की सबसे पहले बात करता हूँ। PYQs मैंने पिछले 10 साल के अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, हिमांशु और अभिषेक, हमारा ग्रुप था, हमने 10 साल के एक एक PYQ को लिखा और उसको डिस्कस भी किया ऑन कॉल्स। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था, जो कि मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था, क्योंकि ज्यादा कोर्स उसी में ही कवर हो जाता है, एंड यू हैव मॉडल आंसर्स प्रिपेयर्ड, कि अगर उससे एसोसिएटेड या वैसा क्वेश्चन आए तो आप वो वाला कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, एंड यू कैन बी इफ नॉट श्योर बट इट्स अ गुड चांस दैट आपको अच्छा स्कोर मिलेगा एटलीस्ट इन दोज क्वेश्चंस। बाकी जो नए क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपके पास मतलब कंटेंट रहता है, पेरिफेरल कंटेंट, आप बेटर क्वेश्चन एड्रेस कर पाते हो। PYQs के अलावा मतलब मैंने डेडिकेटेडली इस पर कोर्स ज्वाइन कर लिया था प्लैनेट जियोलॉजी में, जियोलॉजी का, और खैर अभी फॉरेस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, तो फॉरेस्ट्री में कार्तिकेयन सर का वाजीराम में, तो उससे काफी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, थोड़ा इमेजिन कर पाया फॉरेस्ट्री एज प्रैक्टिकली कैसे फील्ड में, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं मेंसुरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा समझ आता है ऐसे, तो आप बेटर क्वेश्चन को एड्रेस कर पाते हो, क्वेश्चन का स्पिरिट फील कर पाते हो, एंड प्रॉपरली एड्रेस करके, यूज करके वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो एक प्रोफेसर जो चेक कर रहे हैं आपका एग्जाम, उनको अपील करता है, उनको भी आई थिंक पसंद आता होगा। सो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड द PYQs. So I think these are important. And thirdly, like having very limited resources, like 2 at max for a subject largely, and उसके बाद आप उनको ही multiple times revise करें, and revise करके उसी content को deliver करें। मैंने जो पहले गलती की है, काफी सारे sources को use करके revision का इतना time नहीं निकाला, तो इसलिए probably और attempts लग गए। एंड सो ये मेरी लार्जली स्ट्रैटेजी थी 3 पिलर्स पे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, हैविंग अ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर गाइडेंस, एंड थर्ड वुड बी अटेम्प्टिंग PYQs as much as I can. जियोलॉजी में भी सेम ही स्ट्रैटेजी थी, फॉर अ प्रॉपर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड
ऑफ द सब्जेक्ट मैंने प्लैनेट जियोलॉजी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लिया था। तो मेरा स्कोर अभी तो नहीं आया है, बट होपफुली इम्प्रूव ही हुआ होगा, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा है। तो जियोलॉजी में बाकी आई थिंक कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जा सकता है, जैसे कि मतलब सेक्शन 2 पेपर 2 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन ए में जो मिनरोलॉजी एंड सेडिमेंटोलॉजी एंड मेटामॉर्फिक इग्नियस पेट्रोलॉजी है, ये मैंने काफी ढंग से PYQs अटेम्प्ट करके प्रिपेयर किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर 2 में सेक्शन बी में भी पेपर 2 में सेक्शन बी में इकोनॉमिक जियोलॉजी भी मैंने स्पेसिफिकली ढंग से प्रिपेयर किया था। लाइक थोड़े प्रेडिक्टेबल एरियाज थे फ्रॉम PYQs एंड या तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस करके इन पेपर 2 एंड इन पेपर 1 आई थिंक नॉट इग्नोरिंग जनरल जियोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा GS से ओवरलैप करता है जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होता है, ज्योग्राफी और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में। तो हाँ, नॉट इग्नोरिंग दैट, उसमें भी लाइक एंड प्रैक्टिसिंग एज मच PYQs एज वन कैन। लास्टली एक एलिमेंट जो मैं ऐड करूंगा वो है जितना मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो आंसर कॉपी में, मीन्स में जितने डायग्राम्स हो, बट नॉट अननेसेसरली क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए टेक्स्ट के साथ जो भी आप लिख रहे हैं अलाइन करते हुए मतलब क्लीनली प्रेजेंटेड डायग्राम्स, जिससे एग्जामिनर को आसानी हो। तो ये एक और मैंने चेंज इंटीग्रेट किया था। पिछली बार मेरे स्कोर्स कम थे, क्लोज टू 116 बोथ ऑप्शनल्स। अभी स्कोर नहीं आया है, बट होपफुली मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ होगा। एंड दिस इज अबाउट द ऑप्शनल्स। इंटरव्यू में जो डैफ भरना होता है हमें, वो भी काफी सोच समझ के भरना चाहिए। लाइक आसपास आपके कुछ ऑफिसर्स हैं, फ्रेंड्स जिन्होंने पहले क्लियर किया है, या कुछ सिविल सर्विसेज में किसी ने, आपके फ्रेंड ने या सीनियर ने क्लियर किया है, उनसे कंसल्ट करके आई थिंक कैडर प्रेफरेंस जो कि बाद में आता है, खैर इंटरव्यू के, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, उसमें आपको काफी सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए अपना कैडर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन जो हॉबीज का सेक्शन है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एनी अवार्ड्स, ये भी थोड़ा सोच समझ के, एंड खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मतलब जो आप रेगुलरली करते हैं एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भरेंगे तो आई थिंक वो जिस स्पिरिट से आप आंसर करते हैं इंटरव्यू में उसमें भी रिफ्लेक्ट करता है, तो ये अच्छा रहता है। एंड बाकी आई थिंक डैफ में इसके अलावा प्रेजेंटिंग आई थिंक द राइट इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी है पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड से लेके जो भी आपने और कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये लार्जली डैफ के बारे में है। इसे भी सोच समझ के भरना चाहिए। एंड और जो दूसरा डैफ होता है जो बाद में आता है, जिसमें कैडर प्रेफरेंस होती है, जैसे मैंने बोला, उसे भी मतलब बेस्ड ऑन योर लाइक द वर्क अपॉर्चुनिटीज, आपकी पर्सनल कुछ कंडीशन है, यू वांट टू स्टे क्लोज टू द फैमिली एंड दीज आर सम योर होम स्टेट, ये सारी कंसिडरेशंस को लेते हुए आई थिंक कैडर प्रेफरेंस भरनी चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बोला, सीनियर्स से एडवाइस लेके भरनी चाहिए। सो मैं जैसे अपना एग्जांपल दूं, मैंने अपनी हॉबीज जो मैं रेगुलरली कर रहा था जैसे 4-5 साल से, विपश्यना या कैलिस्थेनिक्स, एंड कॉलेज में मैंने फुटबॉल खेला और उसके बाद भी रेगुलरली फुटबॉल बैडमिंटन खेला, तो यही मेरी हॉबीज थी जो मैं रेगुलरली करता था। तो आई थिंक क्योंकि मैं रेगुलरली करता था तो कुछ तो नॉलेज बेस ऑलरेडी डेवलप्ड था, एंड रेस्ट मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स को यूज करके प्रिपेयर किया जो 2021-2022 की थी। उसमें थोड़ा क्वेश्चन बैंक बना के मैंने उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया, बाकी मॉक्स देके मुझे और क्वेश्चंस का पता लगा, एंड उससे नैरो डाउन हो गया कि इन क्वेश्चंस के आसपास ही पूछा जाएगा, इफ नॉट एग्जैक्टली द
सेम. सो ये लार्जली डैफ के बारे में एंड मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी बाकी डैफ भरने में, हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन फिल करने में. कैडर में स्पेसिफिकली मेरी भी वही 3 कंसिडरेशंस थी जो मैंने मेंशन किया. एक तो वर्क अपॉर्चुनिटी, लाइक कहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज में सबसे अच्छी है, जो कि मैंने एमपी फिल किया सबसे पहले. एंड ऑल्सो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है. आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, आई वॉन्टेड टू स्टे क्लोज टू माई पेरेंट्स, तो इसलिए वो भी एक कंसिडरेशन थी. एंड यस, दिस इज अबाउट द डैफ लार्जली. बाकी इस एग्जाम के रिसोर्सेज और मटेरियल के बारे में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. ईच स्टेज, मतलब प्रीलिम्स में क्योंकि एनवायरनमेंट ज्योग्राफी क्रिटिकल सेक्शन है जैसे कि मैंने बोला, तो उसमें जो बेसिक बुक्स हैं जैसे शंकर की या पीएमएफ की, आप एनवायरनमेंट के लिए वो कर सकते हैं. एंड आई थिंक एनवायरनमेंट में ब्रेड्थ जितनी हो ऑफ योर कवरेज ऑफ क्वेश्चंस, वो सही रहता है काफी. तो आप एज मेनी टेस्ट्स जो अटेम्प्ट कर पाए, मॉक टेस्ट्स एंड पीवाईक्यूज और उनसे एसोसिएटेड थीम्स को प्रिपेयर करें. तो इसके अलावा एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने एनसीईआरटीज मेंशन कर दी थी. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम यूज करी. ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी है, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इंडियन ज्योग्राफी की है और फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ये सारी मैंने कवर करी थी. एंड राज तनल मैम के लेक्चर्स यूट्यूब पर देखे थे फॉर सम टॉपिक्स. फॉर साइंस एंड टेक मैंने PT 365 से साइंस एंड टेक कवर किया था. एंड PYQs पे रिलाई किया था. PYQ वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे ऑफ लास्ट 10 years 15 years, तो वो मैंने कई बार देखी थी. तो उससे मतलब एसोसिएटेड थीम्स भी मेरी प्रिपेयर हो गई थी. एंड इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जो प्लेसेस इन न्यूज होता है वो लार्जली PT 365 एंड जो यूट्यूब वीडियोस है उनसे प्रिपेयर किया. जैसे टारगेट यूपीएससी का सीरीज आता है, उस यूट्यूब सीरीज ऑफ वीडियोस से प्रिपेयर किया. एंड 12 hour मैराथन करंट अफेयर्स के लिए यूज किया. एंड शून्य मैगजीन्स फॉर करंट अफेयर्स. प्रीलिम्स से एसोसिएटेड रिसोर्सेज दैट आई यूज. फॉर मेंस जियोलॉजी के लिए प्लैनेट जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री के लिए मैंने मणिकंदन प्रभु एंड कार्तिकेयन सर की बाजीराम में क्लासेस अटेंड की. एंड जीके के लिए मैंने PT 365 एंड एक्चुअली काफी टाइम स्पेंड करके एनालाइज किया पेपर को, PYQs को. देयर इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, तो वो स्पेसिफिक सेट पे आप नोट्स बना लीजिए. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स जैसे गुप्ता किंगडम, अशोका, द मौर्यन एम्पायर एंड द मुगल किंग्स जो इम्पोर्टेंट है, इन पे आप स्पेसिफिक 1 पेजर बना सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, रिलीजियस एस्पेक्ट्स, आर्किटेक्चर पे. तो इसके अलावा साइंस और एनवायरनमेंट के लिए PT 365 एंड वही एनालिसिस ऑफ PYQs, जिससे स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए और उनके आसपास ही या उनसे एसोसिएटेड या सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. इकोनॉमिक्स के लिए मैंने अनुपम सर के इकोनॉमिक्स नोट्स एंड PT 365 को यूज किया. एंड क्योंकि मैंने RBI के लिए भी एक बार प्रिपेयर किया था, तो उसका कुछ कंटेंट इकोनॉमिक्स के लिए यूज किया था. एंड अब पॉलिटी, आई थिंक लक्ष्मीकांत इज द ट्राइड एंड टेस्टेड सोर्स. और उसके अलावा बेयर एक्ट भी पढ़ सकते हैं, उससे डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है अबाउट पॉलिटी. एंड यू कैन कोट मोर आर्टिकल्स, आपको टिप्स पे रहेंगे आर्टिकल्स, दैट ऑलवेज हेल्प्स. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ऑल दिस हेल्प्स टू स्कोर वेल. एंड हाँ, तो ये सारा मेरी स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज के बारे में था. बाकी इंटरव्यू के रिसोर्सेज में मैंने मॉक्स दिए कई सारे, जैसे शंकर में, बाजीराम, संकल्प एंड इवोल्यूशन
So these were the institutes I gave Forum IAS also. So these were the institutes I gave mocks in, and several one-to-one sessions with people from the service, and like Mahesh Bhagwat sir, Sarthak Parashar sir, Ravi Meena sir, and Shreyas Srivastav sir. And from my mentors who have been supporting me for some time, Asif sir, Mahesh sir, and Anupam sir, Ayush sir. So these one-to-one sessions and mocks, they gave me a bank of questions, and मेरे को over time like expression कैसा होना चाहिए इंटरव्यू में, small aspects, body language, कितना तेज बोलना है, ये छोटी छोटी चीजों का भी पता लगा. एंड कुछ वर्ड्स जो मैं रेपिटेटिवली यूज करता हूँ एज फिलर्स, वो एलिमिनेट करने में. बाकी आई थिंक सबसे अच्छा तरीका तैयारी का ट्रांसक्रिप्ट यूज करने का है. 2021 2022 की मैंने आंसर्स प्रिपेयर किए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हेल्प्ड, एंड उससे नैरो डाउन हो गया था. इवन दो मेरे इंटरव्यू में मेरे से IR का बहुत सारा पूछा गया, विच वॉज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल. पर आई थिंक क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी सही हो गई थी तो कॉन्फिडेंस था एटलीस्ट, एंड दैट हेल्प्ड. इवन दो सेम क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं एड्रेस कर पाऊंगा क्वेश्चंस को. तो मेरा इंटरव्यू भी ठीक हुआ था, एंड आई होप द स्कोर इज गुड एज वेल. एज फार एज द डेली रूटीन एंड टाइम टेबल इज कंसर्न, तो डेली रूटीन आई थिंक पहले मैं ये बोलूंगा कि पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसा एक छोटी सी एक्टिविटी होनी चाहिए. आई थिंक मेडिटेशन मेरे लिए थी, विपश्यना, और फिजिकल एक्सरसाइज, समटाइम्स कैलिस्थेनिक्स या बैडमिंटन खेलना अपने फादर के साथ. तो इन चीजों से मेरे को एनर्जी मिलती थी, एंड एनर्जी रिलीज भी हो जाती थी जो पेंट अप होती थी. एंड एक ही चीज आप नहीं कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता हूँ. तो ये तो आई थिंक छोटे छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन इन योर रूटीन. देन रूटीन में लाइक आई थिंक रीडिंग द न्यूज़पेपर, स्टार्टिंग योर डे विद द न्यूज़पेपर इज ऑलवेज गुड, एंड यू स्पेंड 1 hour ऑन दैट, उसको पढ़ते हुए. उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट, आई थिंक मैं ऑप्शनल जनरली उठाता था क्योंकि उसका काफी क्रिटिकल रोल है. आई थिंक क्लोज टू 800 मार्क्स है सारे पेपर्स और दोनों ऑप्शनल्स मिला के. तो जियोलॉजी जनरली सुबह पढ़ने की कोशिश करता था क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और ज्यादा टाइम डिमांड करता है. और फिर फॉरेस्ट्री इन द लेटर हाफ, एंड हाँ यही जनरली मेरा रूटीन रहता था लार्जली. एंड मैंने GK एंड इंग्लिश लास्ट मंथ में प्रिपेयर किया. So I left forestry, I kept forestry aside थोड़े दिन के लिए, and GK मैंने prepare किया in the second half of my day, and फिर कुछ दिन बाद English ऐसे ही prepare किया. English GK में मुझे थोड़ा सा confidence था क्योंकि काफी बार CSC का attempt लिखा है, and कुछ मतलब understanding थी कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है. तो दिस इज लार्जली अबाउट माई रूटीन. एंड एक और चीज जो मैं बोलूंगा, आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जैसे टाइम पर सोना, सही से खाना, अपना ध्यान रखना, और बाकी छोटी छोटी चीजें जैसे आपके मतलब गुड रिलेशनशिप्स विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, जिनसे आपको रेडिली कभी भी सपोर्ट मिल सकता है. तो ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज लोज हाइज तो आते ही एग्जाम में, बहुत बार नहीं होता है, फिर एकदम से होने लगता है. तो यू नीड पीपल टू keep you both grounded and also to uplift you when you are down. तो हाँ, बाकी तो ये रूटीन का है largely, and associated environment जो आपके साथ होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में. बाकी एग्जाम के टाइम टेबल के बारे में अगर बात करूं तो जनरली GK इंग्लिश पहले ही दिन हो जाता है, एंड लाइक जिस दिन से एग्जाम की साइकिल शुरू होती है मेंस एग्जाम की. बाकी फिर उसके बाद जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल्स होते हैं, एंड ऑल अदर ऑप्शनल्स. जनरली आपको एटलीस्ट एक दिन तो मिल जाता है ऑप्शनल्स को प्रिपेयर करने में. एंड जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री में स्पेसिफिकली कभी कभी 2-3 दिन भी मिल जाते हैं, जिससे ऑब्वियसली रिविजन में
एडवांटेज मिलता है, आप रिवाइज बेटर कर पाते हैं। एंड तो ये लार्जली एग्जाम टाइम टेबल रहता है, मैक्सिमम एक हफ्ते में एग्जाम सारे पेपर्स खत्म हो जाते हैं एंड यू गेट डन विद द मेंस एग्जाम। सो ऑल्दो मैंने जीएस की पहले बात कर ली है, बट स्पेसिफिकली एक बार और जीएस की प्रिपरेशन के बारे में, जो पहले ही दिन होता है पेपर। जीएस की प्रिपरेशन में स्पेसिफिक रिसोर्सेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए आई थिंक बहुत लिमिटेड रखने चाहिए, स्पेशली इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, क्योंकि एक ही पेपर होता है एंड इसमें 4-5 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एक सेक्शन में, क्लस्टर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड 25 क्वेश्चन जैसे कि मैंने पहले बोला। एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसमें किसी भी बुक या किसी भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से ज्यादा PYQs है, बिकॉज आप काफी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें तो अच्छा रहता है। एंड टॉपर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑन टेलीग्राम, तो आप वो यूज करें, दैट इज ऑल्सो अ गुड वे टू प्रिपेयर। एंड आपको ऑलरेडी लाइक टॉपर्स के एंशिएंट मिडिवल के नोट्स ऑन स्पेसिफिक किंगडम्स एंड एनवायरनमेंट के ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, साइंस एंड टेक के ऑन एसोसिएटेड टॉपिक्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंडिया स्पेस प्रोग्राम, ये बहुत रेडिली इजीली अवेलेबल हैं, तो इनको यूज करके आप स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं एंड जीएस में स्कोर कर सकते हैं अच्छा, जो कि बहुत क्रिटिकल है क्योंकि 300 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है, इवन ऑप्शनल का 200 ईच होता है पेपर, तो इसमें स्कोर करना काफी इंपॉर्टेंट है एंड मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप सोच समझ के इवन आई थिंक 15-20 दिन लगाएंगे तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड यू कैन इंश्योर दैट यू गेट अ सीट अल्टीमेटली। बाकी मैं स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस और ट्रेंड्स को आपके साथ एनालाइज डिस्कस करता हूँ, जो कि मैं एक दूसरी वीडियो में ऑप्शनल्स के बारे में बात करते हुए और ढंग से करूंगा। बट जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, जो कि आई थिंक बहुत एक जनरल आइडिया से शुरू करता हूँ कि बिकॉज सर्टेन स्पेसिफिक सेक्शंस रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप वो सेक्शन स्पेसिफिकली मतलब प्रिपेयर करें। तो जैसे कि मैं अगर जियोलॉजी या फॉरेस्ट्री की बात करूं, तो जैसा कि सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स में लाइक रेपिटेटिवली कुछ सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स हैं जो एक इंटरमिटेंट पीरियड में पूछे जाते हैं, और आप ऐसे सोच सकते हैं कि रिसेंटली अगर पिछली बार अंडमान कैनोपी लिफ्टिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो इस बार मतलब उसका दोबारा आने का चांस कम है। तो ऐसे आप पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करके, जैसे मैंने एक टॉपिक का एग्जांपल लिया सिल्वीकल्चरल सिस्टम, तो क्योंकि वो जस्ट अभी लास्ट ईयर पूछा गया है, तो उसकी स्पेसिफिकली आने की प्रोबेबिलिटी दोबारा थोड़ी कम है। इट्स नॉट दैट आप ये छोड़ दीजिए टॉपिक्स, बट रिवीजन में जैसे आप और टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि कुछ टाइम से शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिलेक्शन सिस्टम और शेल्टरवुड सिस्टम के कुछ टाइप्स नहीं पूछे गए। और बाकी अगर फॉरेस्ट्री पेपर 2 की बात की जाए, तो फॉरेस्ट्री पेपर 2 में मेंसुरेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, जैसे मैंने बताया, स्पेसिफिक टेक्निकल मैथमेटिकल बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, वॉन मैंटल्स फॉर्मूला लाइक कॉमन है, जूडिक-स्टैंड मेथड एंड देयर आर सेवरल, मतलब नॉट सेवरल अदर्स बट सम अदर्स, ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। PYQs को आप रिसोर्स रख के ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली लाइक समझ आएगा कि ये फॉर्मूले स्पेसिफिकली नहीं पूछे जाते हैं। एंड PYQs को रिसोर्स यूज करते हुए आप स्पेसिफिक सेक्शंस को ढंग से कवर करिए। एंड जीके जीएस में, जीके एंड इंग्लिश में भी, लाइक अगर स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन काफी प्रेडिक्टेबल होता है, इवन दो लाइक आपसे क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जाएगा बट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है। तो आप मतलब उसके उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं,
ऐसे गौरव सर ने एक चैनल बनाया हुआ है, वो आप यूज कर सकते हैं. स्पेसिफिक बुक्स भी अवेलेबल हैं पास्ट ईयर पेपर्स की, उनमें क्वेश्चंस सॉल्व करके अपने किसी फ्रेंड एक ग्रुप बना के डिस्कस कर सकते हैं. एंड इंग्लिश का तो रिसोर्स भी यही है और तरीका भी यही है, एंड ट्रेंड यही है कि स्पेसिफिकली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस कीप रिपीटिंग. ऐसे भी थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें इतना ज्यादा आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट या कॉन्टिन्यूटी, दीज आर इम्पोर्टेंट, बट आई थिंक बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज की भी जरूरत नहीं है. एंड आप पेपर कंप्लीट कर देंगे, ग्रामर सेक्शन ढंग से कर देंगे, लेटर, ऐसे, इन सबको बस जो पूछा गया है फॉर स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखाएंगे, तो यू विल डू वेल इन इंग्लिश. एंड लास्टली मैं करियर प्रोग्रेशन की अगर बात करूं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो शुरू में तो फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग ही होती है लबसना में विद ऑल दी अदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन सिविल सर्विसेज. उसके बाद फिर देहरादून में IGNFA में अप्रोक्सीमेटली 1.5 years की ट्रेनिंग और होती है. एंड इसमें फ्रॉम प्रिपेयरिंग द वर्किंग प्लान टू विजिटिंग अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज विद इन इंडिया एंड अदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्री लाइक पढ़ाया जाता है. You have your seniors as well there, जिनसे आप सीख सकते हैं, teachers who give you a practical insight also into forestry as a Indian Forest Service as a service and your duties and responsibilities. इसके बाद जब आप on field जाते हैं तो like specifically I mean as a DFO, आपकी responsibilities within the laws, Indian Forest Act, Wildlife Protection Act and the Forest Rights Act, ये सारे जो laws and regulations हैं, Forest Conservation Act, इसमें specific rules around biodiversity conservation, forest management, preventing human wildlife conflict and poaching and all these forest fires, preventing forest fires or dealing with forest fires and ensuring the welfare of tribal communities, wildlife, ये सारे largely roles रहते हैं implementing the working plan. तो इसके थ्रू मतलब इन laws के थ्रू भी आपको act करना होता है on the ground and over the time मतलब आप फिर conservator of forest, chief conservator of forest, additional and principal chief conservator of forest, like you rise through the ranks within the service and this is largely the career progression. बीच में आप deputation पे भी जाते हैं in different ministries, so वो भी एक opportunity available रहती है and so diversify कर सकते हैं आप and you can contribute in several areas. So this is my limited understanding is the career progression and this is all that I have to share with you. In a separate video, I'll share about the optionals, geology and forestry once the scores are out. Thank you and all the best to everyone.